हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है। एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें सारे सेलेक्टेड प्रश्न दिए गए हैं। अभी हम लोग जीके, साइंस और हिंदी के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। सभी का डिस्कशन आपको अच्छे से सुनना है और देखना भी है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, छठी सदी ईसा पूर्व में छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? चेदी किसको कहा जाता था, ये बताना है। सही आंसर होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को पहले चेदी कहा जाता था। चेदी वर्तमान में जो बुंदेलखंड है उसी को पहले चेदी कहा जाता था, याद रखना है। और इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी दिया गया है। महाभारत में दिया गया था। यहाँ का राजा था शिशुपाल। चेदी का राजा था एक शिशुपाल, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको याद रखना है। शिशुपाल यहीं का राजा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, ये बताना है। सही आंसर होगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे और प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, याद रखना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? जमानिया उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सही आंसर होगा गाजीपुर। जमानिया ये वर्तमान में गाजीपुर में है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? हर्षवर्धन ने कहाँ पे भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी? सही आंसर होगा कन्नौज में। कन्नौज में राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक एक ज्ञान केंद्र का स्थापना किया था, याद रखना है। उर्दू में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन से शायर प्रसिद्ध हैं, यह बताना है। सही आंसर होगा रघुपति सहाय। रघुपति सहाय ये सही आंसर होगा। ये उर्दू के शायर हैं, याद रखना, और प्रसिद्ध शायर हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में उत्तर प्रदेश में कौन से गीत गाए जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा कजरी गीत। कजरी गीत, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कजरी गीत, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के वार्षिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर यह मनाया जाता है। कौन सा मेला होता है? कौन से संत के उर्स पे मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा वारिस अली शाह। वारिस अली शाह, इन्हीं के उर्स के अवसर पर यह मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है, याद रखना है। कहाँ पे मनाया जाता है? तो बाराबंकी में मनाया जाता है। भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? किस राज्य में बारिश के पानी का छत पे संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? कहाँ पे होगा? सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी बारिश का पानी होगा उसको छत पे जमा करना है। मध्य प्रदेश की खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं। झूम कृषि को और क्या कहा जाता है, ये बताना है। सही आंसर होगा झूम कृषि को दहिया भी कहा जाता है। झूम कृषि को दहिया भी कहा जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब राज्यों में झूम खेती जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, यह याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है, ये बताना है। 17वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था। सही आंसर होगा किताब ए नवरस। किताब ए नवरस। इस पुस्तक में हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा और गीतों का संग्रह है, याद रखना आपको। किताब ए नवरस। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश के समान होता है। आलापना किसके समान होता है, ये बताना है।
कर्नाटक संगीत में जो अर्थ आलापना का है, हिंदू शास्त्रीय संगीत में उसका क्या अर्थ है? सही आंसर होगा आलाप। आलापना का अर्थ होता है आलाप, ये हिंदू शास्त्रीय संगीत के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के किस प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? ये पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा सीवी रमन। सीवी रमन ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण का सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। सीवी रमन याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है डैश एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? कौन सा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? सही आंसर होगा फावड़ा। फावड़ा देखे होंगे आप लोग, कुदाल टाइप का होता है, इससे मिट्टी को हल्का किया जाता है और घास फूस भी साफ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है यहाँ पे, ये बताना है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आंत्रज्वर। आंत्रज्वर इसमें जो ये दिया गया, ये टाइफाइड इसको बोला जाता है। टाइफाइड और आंत्रज्वर ये एक ही चीज़ है, टाइफाइड, ये आपको याद रखना है। और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। यहाँ जो खसरा दिया गया ये वायरस के कारण होता है। खसरा रूबेला नामक एक वायरस है, रूबेला नामक वायरस के कारण होता है खसरा बीमारी, आपको याद रखना है। और खसरा एक संक्रमण बीमारी भी होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में हुआ था, ये बताना है। सही आंसर होगा बोलिविया में हुआ था। राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ पर है? CHRI का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताना है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली याद रखना है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले किस विदेशी देश का दौरा किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा भूटान। नरेंद्र मोदी जो है सबसे पहले भूटान गए थे PM बनने के बाद, याद रखना आपको। कब गए थे? तो 2014 में गए थे, 2014 में अगस्त में गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? कौन सा देश? इसका आंसर बताना है। एक ही देश है जो कि उत्तर प्रदेश के सीमा से लगता है, उसका नाम है नेपाल। मात्र नेपाल ही उत्तर प्रदेश के सीमा से लगता है, यानी कि देश के लिस्ट में, ये सही आंसर है। और यहाँ के 7 जिले जो हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले वो नेपाल से लगते हैं। 7 जिले नेपाल से लगते हैं, याद रखना आपको। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, ये बताना है। बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था और इसका मुख्यालय है ढाका में। आपको भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और आपको काउंट करना है कि आपका कितना सही हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ये बताना है। सही आंसर होगा शामली। शामली जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, याद रखना आपको। NCR मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है माल और सेवाएं कर यानी कि GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था, ये बताना है। सही आंसर होगा असम ने किया था। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल वंश के सबसे पहले राजा कौन थे? सही आंसर होगा गोपाल पाल वंश के प्रथम राजा थे, याद रखना है। और गोपाल का जो पुत्र था वो धर्मपाल थे, ये इंपॉर्टेंट है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था, याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है ये बताना है। सही आंसर होगा रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। बिक्री के लिए नगद फसल उगाई जाती है उसको रोपण खेती कहा जाता है, जैसे सब्जी वगैरह का खेती हो गया। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून के अलावा अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पृथ्वी है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है, और नेपच्यून यानी कि वरुण को भी नीला ग्रह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नीला ग्रह वरुण को इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसी के उपस्थिति के कारण यहाँ लाल नीला रंग दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस कौन सा नहीं है ये बताना है। कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है? सही आंसर होगा क्लोरीन निष्क्रिय गैस नहीं होता है। निष्क्रिय गैस 6 है। निष्क्रिय गैस कितने हैं? 6 निष्क्रिय गैस हैं, याद रखना है। और कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय गैस हैं, याद रखना है। और ये शून्य वर्ग में पाया जाता है, शून्य वर्ग में पाया जाता है। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों लड़की, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा महाश्वेता देवी, इनके द्वारा लिखा गया है क्यों क्यों लड़की पुस्तक, और ये हिंदी भाषा में, याद रखना है। डैश गुलाबी गैंग की संस्थापक है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। कौन गुलाबी गैंग की संस्थापक है ये बताना है। सही आंसर होगा संपत पाल देवी। ये धनगर परिवार में जन्मी हुई है, और यही जो है गुलाबी गैंग की संस्थापक है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक सामाजिक संगठन है। उसी के लिए कार्य करता है, याद रखना आपको। मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है, और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पीतल। मुरादाबाद पीतल का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्य होता है, ये आपको याद रखना है, और पूरे वर्ल्ड में फेमस है मुरादाबाद पीतल के कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है 29, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी ये बताना है। सही आंसर होगा न्यूजीलैंड ने पहली बार महिलाओं को मतदान की अनुमति दी थी। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है रोज़ एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करना है। यहाँ पे आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। रोज़ एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है, तो सभी को आपको अच्छे से देखना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, तो सभी को ज़रूर देखना। आपको चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। भारत में अली बंधु शौकत अली, मोहम्मद अली, इन सब ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत के संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? भाग 4 में किसका विवरण है? सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भाग 4 में दिया गया है, और भाग 4 के को में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। यह भी आपको याद रखना है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है। किसकी खेती होती है? कपास की खेती सबसे ज़्यादा वो रेंगुर मिट्टी में होती है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है ये कृषि विश्वविद्यालय है ये बताना है। सही आंसर होगा ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ में, याद रखना है। ये तो आपने देखा भी होगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है ये बताना है। सही आंसर होगा गुलामी से स्वतंत्रता सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय
किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थिति कृषि आदर्श नमूना का संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किसको मिला है ये बताना है। यूएनडीपी का 2017 का इक्वेटर पुरस्कार किसको मिला है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा स्वयं शिक्षण प्रयोग को मिला है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। 9.46, यहाँ पे 9 थोड़ा अजीब दिख रहा है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष के बराबर। और एक पारसिक बराबर अगर पूछा जाए, एक पारसिक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपको याद रखना है। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आंख का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? सही आंसर होगा आइरिस पर। आंख का रंग आइरिस के कलर पर निर्भर करता है। आइरिस कॉर्निया के नीचे होता है, याद रखना है। और अगर नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। ये हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं और ये गुजराती भाषा में लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, याद रखना है। अब यहाँ पे हिंदी का प्रश्न है। हिंदी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखना है। परमार्थ का संधि विच्छेद, कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। परमार्थ का संधि विच्छेद परम जोड़ अर्थ। परम जोड़ अर्थ पहला सही है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, यहाँ पे मैंने नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मुझे होना चाहिए। तो ये पहला वाला गलत है। मुझे यह काम कर लेना चाहिए होना चाहिए। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र है। राजपुत्र, राजा का पुत्र पहला शब्द प्रधान है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सही आंसर होगा। द्विगु, जिसमें आपको संख्या दिखेगा वहाँ पे द्विगु समास मानना है। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? सही आंसर होगा कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, इसमें कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से अव्यय कौन है? अव्यय, इसमें से अव्यय कौन है ये बताना है। सही आंसर होगा तथा। तथा जो है ये एक प्रकार का अव्यय है। तथा क्या है? अव्यय है। अव्यय किसको कहते हैं? तो अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि से प्रभाववश विकार नहीं होता, यानी कि लिंग वचन कारक से प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, याद रखना आपको। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है ये बताना है। अल्प विराम से आंसर होगा ये चौथा वाला, कॉमा जो देते हैं ये अल्प विराम होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है पहला वाला। ये दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। और ये तीसरा वाला पूर्ण विराम का है, याद रखना इन सभी को। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा बदनामी होना। नाक काटना बदनामी होना, ये सही आंसर है। नाक काटना का मतलब बदनामी होना। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। काला अक्षर भैंस बराबर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सही आंसर होगा पढ़ा लिखा ना होना। काला अक्षर भैंस बराबर पढ़ा लिखा ना होना, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? सही आंसर होगा विस्मय भाव होता है। विस्मय भाव, ये आपको याद रखना है। क्रोध में कौन सा रस है? क्रोध में रौद्र रस होता है। उत्साह में वीर रस होता है। भय में भयानक रस होता है। सरोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सरोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं ये बताना है। सही आंसर होगा 11 मात्राएं। सरोठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे में 13, दूसरे में 13 और चौथे में 13। सरोठा का अगर उल्टा पूछा था, सरोठा का उल्टा होता है दोहा। सरोठा का उल्टा होता है दोहा। जैसे कबीर का दोहा होता है, वही होता है दोहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कौन सा शब्द अलंकार नहीं है ये बताना है।
सही आंसर होगा रूपक। रूपक शब्द अलंकार नहीं होता है, बल्कि ये अर्थ अलंकार होता है, याद रखना आपको। निम्न में से दंत ध्वनि है, दंत ध्वनि दांत से ध्वनि जो निकलता है दंत ध्वनि, सही आंसर होगा, सही आंसर होगा ल। ल जो है ये दंत ध्वनि नहीं है, द ल दंत ध्वनि नहीं है। थ थ द ध न ये सभी दंत ध्वनि है, याद रखना है। ल ल जो है ये दंत ध्वनि है, ये सभी दंत ध्वनि नहीं है, ये सभी जो दिया है दंत ध्वनि नहीं है, याद रखना है। ख जो है ख ये कंठ ध्वनि है। उसके बाद च तालव्य ध्वनि है। और त थ जो होता है त थ द ध ये सभी दंत ध्वनि कहलाता है। ल भी एक दंत ध्वनि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? सही आंसर होगा, सही आंसर होगा च। च अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है, पहला और दूसरा अघोष वर्ण होता है, याद रखना आपको। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना है। सही आंसर होगा सुंदरता। सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है, सुंदरता स्त्रीलिंग शब्द है। चंद्र जो दिया है यह सभी पुल्लिंग है, काव्य पुल्लिंग है, सौभाग्य पुल्लिंग है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग इसमें से कौन सा ये बताना है, कौन सा पुल्लिंग है? सही आंसर होगा सागर। सागर पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है ये बताना है, यानी कि उसका एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दर्शन। दर्शन इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, कौन सा एक सर्वनाम है ये बताना है। जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे यह जो दिया गया है ये किसी संज्ञा के बदले आ रहा है, तो यह जो है एक प्रकार का सर्वनाम है। निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण कौन सा है? शीतलता, बादल, नया, वृद्धि। विशेषता क्या है इसमें? सही आंसर होगा नया। नया वृद्धि है। शीतलता भाववाचक विशेषण है, ये आपको याद रखना है। सीता सो रही थी, वाक्य में क्या कौन सा काल है? सीता सो रही थी कौन सा काल है? सही आंसर होगा उपपूर्ण काल। निम्नलिखित में से तद्भव है, तद्भव कौन सा है? सही आंसर होगा गांव। गांव यहाँ पे तद्भव है, गांव तद्भव है। ग्राम इसका तत्सम होता है, ग्राम अगर होता है यहाँ पे तो ये तत्सम होता है। ग्राम क्या है? तत्सम है। अमृत तत्सम है। उच्च तत्सम है। एकत्र तत्सम होता है। एकत्र का तद्भव क्या होता है? इकट्ठा होता है। उच्च का ऊंचा हो जाएगा, उच्च का ऊंचा हो जाएगा। अमृत का अमीय हो जाएगा। अमृत का क्या होगा? अमीय। ये आपको याद रखना है, अमृत का अमीय होगा। निम्नलिखित में से तत्सम है, कौन सा तत्सम है ये बताना है। सही आंसर होगा ग्राहक। ग्राहक यहाँ पे क्या है? तत्सम है। जिसमें भी आपको स्र दिखेगा ये तत्सम होता है। स्र जहाँ भी दिख जाए तो ये तत्सम शब्द होता है। ये ट्रिक आपको याद रखना है, हमेशा काम देगा। स्र हो जाए या फिर तालव्य से हो जाए या फिर मूर्धन्य से, ये सभी तत्सम के अंदर आता है। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। सही आंसर होगा समीर। समीर जल का पर्यायवाची नहीं है। जल को नीर, सलील, अम्बु ये सभी कहा जाता है, लेकिन समीर नहीं कहा जाता है, समीर नहीं कहा जाता है। जटिल का विलोम होगा, जटिल का विलोम क्या होगा ये बताना है। सही आंसर होगा जटिल का विलोम होगा सरल। जटिल का विलोम सरल होता है, जटिल का विलोम सरल, याद रखना आपको। रूढ़ का विलोम क्या होगा? रूढ़ का विलोम होगा ओरूर। मुश्किल का विलोम क्या होगा? आसान। कठिन का विलोम क्या होगा? सरल। ये सभी आपको याद रखना है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है? वर्ण मतलब यानी कि वर्ण जो है ये अनेकार्थी शब्द है, क्या इसका अर्थ नहीं होता है? सही आंसर होगा सुंदर। सुंदर इसका अर्थ नहीं होता है। बाकी जाति, रंग, अक्षर, वर्ण को ये भी कहा जाता है। जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए शब्द होगा, जिसे करना बहुत कठिन हो उसको क्या कहा जा सकता है? सही आंसर होगा दुष्कर। दुष्कर कहा जा सकता है। अली अली, अली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। अली अली, अली और अली, यानी कि एक में छोटी ई है, एक में बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर होगा अली। जो छोटी ई रहेगा उसका मतलब भौरा होता है, और दीर्घ ई रहेगा तो यहाँ पे सखी हो जाएगा, तो ये दूसरा सही है। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अपमान में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर होगा अपमान में अप उपसर्ग। अपमान में अप उपसर्ग है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? घबराहट में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। सही आंसर होगा
आहट, घबराहट में आहट पड़ती है। इसके बाद 67 से 71 तक आपको गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो ये आपको खुद से करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका बताना है आपको। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करके बताना है कि 67 का क्या होगा, 68, 69 ये सभी बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 देख लेते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार है कौन है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त याद रखना है। और 1912 में ये प्रकाशित हुआ था, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सही आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और उर्वशी को भी मिला था। उर्वशी को 1972 में मिला था। उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। सबसे पहले संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था 1959 में मिला था। 1959 में मिला था। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना, ये बताना है। पद्मावत किसकी रचना है? सही आंसर होगा जायसी। पद्मावत जायसी की रचना है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, ये बताना है। सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद इसका सही आंसर होगा। इसके बाद मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। मैथ्स के लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आने वाले हैं जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले प्रैक्टिस सेट में, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में। और आपको सारा वीडियोस अब देखना है, प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख लेना है, जिससे आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तब तक के लिए धन्यवाद।